हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना राहुल छावड़ा और आज अपन देखेंगे कि यदि कैपिटल L, कैपिटल C और कैपिटल R यानी कि इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर तीनों यदि आपस में सीरीज में कनेक्ट हो जाए AC सोर्स से तो क्या होने वाला है। अभी तक अपन देख चुके हैं कि प्योर रेजिस्टेंस कनेक्ट हो क्या होगा, प्योर इंडक्टर कनेक्ट हो क्या होगा, प्योर कैपेसिटर कनेक्ट हो क्या होगा, वो तीनों चीज़ अपन देख चुके हैं। अब मान लो तीनों एक साथ ही आ जाए, ठीक है, या तीनों में से कोई से भी दो आ जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो अपन एक जनरल फॉर्म में ड्राइव कर लेंगे, तीनों में से तीनों के लिए कर देंगे, फिर कोई सा दो होंगे तो एक को हटा देंगे, ठीक है, फॉर्मूले से। तो अब यहाँ से समझो, अब AC सोर्स कंटेनिंग सीरीज LCR सर्किट, सीरीज LCR सर्किट जैसे मान लो यहाँ पे तो ये इंडक्टर लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे ये कैपेसिटर लगा दिया और यहाँ पे रजिस्टर लगा दिया और तीनों को जोड़ दिया अपन ने सीरीज LCR सर्किट यानी कि AC सोर्स से इस तरह से जोड़ दिया। ऐसी सोर्स का EMF अपन ने मान लिया वही E0 साइन ओमेगा टी मान लिया। ये इंडक्टर है L, ये कैपेसिटर है C और ये रजिस्टर है R। इस तरह से हो जाएगा। अब देखो यहाँ से इसको किस तरह से सोल्व करना, वही सारी चीज़ें अपन को निकालनी है। एक तो वही रेजिस्टेंस निकालना है, करंट की इक्वेशन निकालनी है और अपन को इम्पीडेंस निकालना है जिसको अपन रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, और फेज डिफरेंस निकालना है और इसके अंदर फेजर डायग्राम्स बनाने हैं, ठीक है। तो वन बाय वन करते हुए चलते हैं। तो जैसे मैंने मान लिया कि इसके अंदर करंट की जो इक्वेशन है वो मैंने मान ली I = I0 साइन ओमेगा टी। किसी टाइम पे मैंने मान ली करंट की इक्वेशन ये है, हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अपन को ये पता है कि रेजिस्टेंस की यदि मैं इक्वेशन लिखना चाहूँगा रेजिस्टेंस के लिए, तो रेजिस्टेंस में अपन बोलते हैं रेजिस्टेंस, प्योर रेजिस्टेंस के केस में करंट और पोटेंशियल दोनों सेम फेज में होते थे। तो जब दोनों सेम फेज में होते हैं तो ये ओमेगा टी है तो ये भी क्या हो जाएगा ओमेगा टी, यानी कि मैं बोल दूंगा V0 R और साथ में क्या आ जाएगा साइन ओमेगा टी। ये तो रेजिस्टेंस के केस में पोटेंशियल आ गया। सेकंड अपने पास में है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के लिए यदि मैं इक्वेशन लिखूंगा तो VC = हो जाएगा V0 C साइन। अब कैपेसिटर में अपन बोलते थे करंट जो थी वो π/2 एंगल से आगे होती थी और पोटेंशियल π/2 एंगल से पीछे होता था। तो यदि ये ओमेगा टी है तो ये π/2 एंगल से पीछे होगा, पीछे होने का मतलब इक्वेशन बनेगी ओमेगा टी माइनस π/2 बन जाएगी। ऐसे यदि मैं इंडक्टर की इक्वेशन लिखना चाहूँगा तो ये हो जाएगा V0 L और साइन, और इंडक्टर के केस में अपन बोलते थे पोटेंशियल π/2 एंगल से आगे होता था, ठीक है। तो आगे हो जाएगा, तो आगे हो जाएगा तो ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस π/2 बन जाएगी तीनों इक्वेशन। अब देखो इन तीनों को यदि मैं एक साथ में शो करना चाहूँ तो मैं ये मान सकता हूँ यदि ये वाली लाइन जो है वो I0 की है तो ये वाली लाइन किसकी होगी V0 R की होगी, क्योंकि I0 और V0 R दोनों सेम फेज में है। सेकंड में बोल दूँ कि ये वाली लाइन मान लो यदि I0 की है तो 90 डिग्री ऊपर की तरफ लाइन जो होगी वो किसकी होगी V0 L की होगी। क्यों होगी, क्योंकि I0 ओमेगा टी में है तो V0 L ओमेगा टी प्लस π/2 है तो इससे 90 डिग्री क्या हो गया आगे हो गया। थर्ड में मान लूँ कि ये वाली लाइन यदि I0 की है तो V0 C किधर जाएगा ओमेगा टी माइनस π/2 यानी कि इससे 90 डिग्री पीछे की तरफ चला जाएगा। इसको अपन नाम दे देंगे V0 C। समझ में आ रही चीज़, ठीक है। तो ये अपने पास में कुछ वैल्यूज़ यहाँ से निकल के आ जाती है, कुछ ग्राफ्स निकल के आ जाते हैं। अब इन तीनों को यदि मैं एक साथ में बनाना चाहूँ तो देखो कैसा बनेगा, क्योंकि अब इसको सोल्व करने के देखो दो तरीके हैं। LCR सर्किट को सोल्व करने के दो तरीके हैं। अपन फेजर मेथड अपन ने बना लिया है तो फर्स्ट मैं इसमें बात करूँगा बाई फेजर मेथड, ठीक है। सेकंड इसके अंदर आएगा एनालिटिकल मेथड। तो पहले अपन फेजर मेथड की बात करते हैं कि फेजर आंसर दोनों में सेम आने हैं, रिजल्ट तो सेम ही आने हैं, रिजल्ट डिफरेंस नहीं होंगे, बस सोल्व करने का तरीका अलग है। तो एक मेथड इसका फेजर मेथड है, दूसरा आता है इसका एनालिटिकल मेथड। उसमें भी कुछ मैथ्स काम आती है, फेजर मेथड में अपनी फिजिक्स काम आएगी, ठीक है। तो अब इसको समझो, यदि इन तीनों को मैं एक साथ में बनाना चाहूँ तो मैं कैसे बना सकता हूँ, समझना। ये वाली लाइन यदि मैंने I0 की शो कर दी तो ये वाली लाइन किसकी शो होगी V0 R की शो होगी। V0 L उससे 90 डिग्री ऊपर की तरफ जाएगा तो मैं ये मान लेता हूँ V0 L जो है वो 90 डिग्री ऊपर की तरफ चला गया तो V0 C उससे 90 डिग्री पीछे की तरफ आएगा, ये V0 C आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से V0 C 90 डिग्री पीछे की तरफ आ गया। अब मैं ये मान रहा हूँ इस कंडीशन में कि V0 L इज ग्रेटर देन V0 C, ये मैंने मान लिया। देखो लाइन में मैंने बड़ी बनाई है, ये लाइन बड़ी है, ये लाइन छोटी है, तो इसका मतलब V0 L की वैल्यू V0 C से ज़्यादा है। इसका मतलब अपन क्या बोलेंगे
इसका मतलब मैं बोलूँगा आई नोट एक्सएल इज ग्रेटर देन आई नोट एक्ससी। वी क्या होता है? आई इंटू रेजिस्टेंस। तो एक्सएल तो रेजिस्टेंस हो गया इंडक्टर का और एक्ससी रेजिस्टेंस हो गया कैपेसिटर का। इसका मतलब मैं बोल दूंगा एक्सएल इज मोर देन एक्ससी। आई नोट तो सेम है, इसका मतलब एक्सएल इज मोर देन क्या है? एक्ससी है। अब देखो यदि वी नोट एल वी नोट सी से ज़्यादा है, ये इधर जा रहा है इधर जा रहा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर की तरफ जाएगा। और कितना होगा? इन दोनों का रिजल्टेंट अपन बनाएं तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर की तरफ जाएगा और ये कितना होगा? ये होगा वी नोट एल माइनस वी नोट सी। ऐसे ही तो होगा, ये हो जाएगा। तो अब एक तो अपने पास बन गया वी नोट एल माइनस वी नोट सी और एक आ गया वी नोट आर। यदि इन दोनों का रिजल्टेंट अपन एक तरह से ट्राइंगल लॉ से निकाल लो या पैरेललोग्राम लॉ से निकाल दो, इन दोनों का यदि अपन रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा, ये वाला बन जाएगा, ये वाला। तो ये इनका रिजल्टेंट आएगा और रिजल्टेंट क्या होगा अपना? ई नोट। रिजल्टेंट यही तो जा रहा है ई नोट, ठीक है भाई। ई नोट ही तो इन सब में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो रिजल्टेंट अपना ई नोट है, तो ये ई नोट हो जाएगा। और ई नोट ने जो एंगल बनाया है वो अपन एंगल बना लेंगे फाइव, आ जाएगा। अब देखो इसको सोल्व करो। अब इसको सोल्व करते हैं, इनको नाम दे दो ओ ए बी सी, दे सकते हैं इस तरह से नाम, ठीक है। मैं ये बोल सकता हूँ, देखो यहाँ से अपन ये बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ओ ए बी में यदि मैं देखूँ तो अपन बोल सकते हैं ओ बी वैक्टर क्या हो सकता है? ओ ए वैक्टर प्लस ए बी वैक्टर हो सकता है। तो वही वेक्टर सम कर देंगे। वेक्टर सम करने का तरीका क्या होता है अपने पास? वही तरीका, कौन सा तरीका? वेक्टर, दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने का तरीका क्या होता है? रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ, इससे अपने पास में ये फॉर्मूला बन सकता है कि ओ बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस 2 ओ ए बी कोस थीटा हो जाएगा। वैल्यू पुट करो, ओ बी तो कितना है? ई नोट, तो ये तो हो जाएगा ई नोट का स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर कितना है? ओ ए कितना है? वी नोट आर, तो ये हो जाएगा वी नोट आर का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ए बी कितना है? ए बी देखोगे तो कितना है? वी नोट एल माइनस वी नोट सी, तो ये आ जाएगा वी नोट एल माइनस वी नोट सी का होल स्क्वायर प्लस, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एक बार देखना, 2 ओ ए बी कोस थीटा कितना है? इन दोनों के बीच में एंगल वी नोट एल माइनस वी नोट सी और वी नोट आर के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा कोस 90, इसलिए इसको मैंने इसलिए नहीं लिखा कि कोस 90 जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अब अपने पास क्या बच गया? अपने पास ये बच गया ई नोट स्क्वायर इक्वल्स टू वी नोट आर का स्क्वायर प्लस वी नोट एल माइनस वी नोट सी का होल स्क्वायर बच गया। अब देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ई नोट स्क्वायर इक्वल्स टू वी नोट आर को बोल सकते हैं आई नोट आर का होल स्क्वायर प्लस वी नोट एल को बोल सकते हैं आई नोट एक्स एल माइनस वी नोट सी को बोल सकते हैं आई नोट एक्स सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। आई नोट स्क्वायर को यदि अपन कॉमन ले लें तो यहाँ से अपने पास ये बचेगा ई नोट स्क्वायर इक्वल्स टू आई नोट स्क्वायर, अंदर तो बच जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। आई नोट स्क्वायर को एक तरफ रखो, ये नीचे चला जाएगा, तो मेरे पास में इक्वेशन ही बनेगी आई नोट स्क्वायर इक्वल्स टू ई नोट स्क्वायर डिवाइड में आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आएगा, इधर रूट आएगा तो ई नोट स्क्वायर का रूट तो ई नोट हो जाएगा और इसमें पूरे पर रूट चला जाएगा। तो मैं यहाँ से स्क्वायर हटा रहा हूँ सीधा ही, और यहाँ से स्क्वायर हट गया और यहाँ पे क्या चला गया? ये रूट बन जाएगा। तो आई नोट की जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? आई नोट के अपने पास में इक्वेशन आ रही है ई नोट अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ये अपने पास में करंट की इक्वेशन आ गई, आ गई करंट की इक्वेशन। अब समझो इसको, आगे देखो, ठीक है। अब करंट की तो इक्वेशन आ गई, तो करंट क्या होता है? करंट होता है पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये पूरी क्या चीज़ है? रेजिस्टेंस है। तो इस रेजिस्टेंस को अपन नाम देते हैं इम्पीडेंस। इस रेजिस्टेंस को नाम दिया जाता है इम्पीडेंस और इसको डिनोट करते हैं जेड से। तो जेड का जो फॉर्मूला बना वो क्या बन गया? रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। इसको और आगे बढ़ा लो, जेड इक्वल टू हो जाएगा रूट में आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर, ठीक है। एक्स एल क्या होता है? ओमेगा एल और एक्स सी का होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। क्लियर? और आगे बढ़ा सकते हैं तो और आगे बढ़ा लो, रूट में
आर स्क्वायर प्लस ओमेगा को बोलते हैं अपन 2πf, तो 2πfl माइनस 1/2πfc का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास में इम्पीडेंस के 3 फॉर्मूले निकल के आ जाते हैं जेड के। तो एक्सएल एक्सी दे रखा है तो ये लगा देंगे, ओमेगा ओमेगा सी दे रखा है तो ये लगा देंगे, एफएल एफसी दे रखा है तो अपन ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्लियर, ये इम्पीडेंस आ गया, करंट आ गई, इम्पीडेंस आ गया। अब अपन को निकालना है फेज डिफरेंस। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन निकालते हैं यहाँ पे फेज डिफरेंस कि फेज डिफरेंस कितना बनेगा करंट और ईएमएफ के बीच में। तो अपने पास में क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या है, करंट तो किधर है इधर की तरफ और ईएमएफ कितना आया है इधर की तरफ, तो फेज डिफरेंस कितना है फाई। तो यहाँ से मैं tan फाई निकालूंगा तो tan फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है वी नोट एल माइनस वी नोट सी, तो ये तो हो जाएगा वी नोट एल माइनस वी नोट सी, और बेस कितना है अपना ये वाला। ठीक है, ये देखेंगे तो क्या है वी नोट आर। तो एक तो फॉर्मूला ये बनता है फेज डिफरेंस का, बन जाता है। ठीक है, और देखो और क्या बनेगा, यदि tan फाई की जगह अपन बात करें तो tan फाई इक्वल टू वी नोट एल क्या होता है आई नोट एक्सएल, वी नोट सी क्या हो जाएगा आई नोट एक्स सी, और वी नोट आर क्या हो जाएगा आई नोट आर। आई नोट कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से tan फाई का एक और फॉर्मूला आ जाएगा, tan फाई का हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। ठीक है, ये एक्सएल और एक्सी की फॉर्मेट में आ जाएगा। फिर एक्सएल और एक्सी को अपन फिर से चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ चेंज किया था। तो यहाँ से tan फाई क्या हो जाएगा, tan फाई हो जाएगा ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर। ठीक है, ये अपने पास में एक और फॉर्मूला आ जाएगा। फिर ओमेगा को भी चेंज कर सकते हैं, ओमेगा को कैसे चेंज कर सकते हैं, tan फाई इक्वल्स टू ओमेगा होता है 2πf, तो ये हो जाएगा 2πfl माइनस 1 अपॉन 2πfc अपॉन आर। ठीक है, तो ये सारे फेज डिफरेंस के फॉर्मूले हैं, जैसे वैल्यू अपन को दे रखी होगी अपन वैसे ही उसको काम में ले लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो, अब इसको समझना थोड़ी सी चीज़ को कि यदि मान लो केवल आरएल सर्किट ही हो, यानी सी हो ही ना, समझना सी नहीं होगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक्सी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो फॉर्मूला बन जाएगा आई नोट इक्वल टू ई नोट अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, बस इतना ही बनेगा। यदि सी नहीं है तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, केवल वी नोट एल बचेगा और वी नोट आर बचेगा 90 डिग्री पे एक दूसरे से। ठीक है, जेड में क्या हो जाएगा, जेड में एक्सी की वैल्यू 0 हो जाएगी, बचेगा रूट जेड इक्वल टू रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। tan फाई में क्या हो जाएगा, वी नोट सी 0 हो जाएगा, बचेगा वी नोट एल अपॉन वी नोट आर। ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा एक्सएल अपॉन आर ओमेगा एल अपॉन आर 2πfl अपॉन आर। यदि मान लो इंडक्टर नहीं होता, केवल आरसी सर्किट होता, तो आरसी सर्किट होता तो अपन क्या बोलते, ये केवल ये बनता और ये बनता, ये लाइन नहीं बनती और रिजल्टेंट ऐसे जाता और यहाँ पे आई नोट हो जाता ई नोट अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ऐसे हो जाता वी नोट सी अपॉन आर आई नोट एक्सएल अपॉन आई नोट आर एक्स सी अपॉन आर 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर 1 अपॉन 2πfc अपॉन आर। ये वाले फॉर्मूले बनते, यानी कि ये जनरल फॉर्मूला बन गया, ये समझ लो जनरल फॉर्मूला बन गया। अब अपन से यदि RL दे रखा है, RC दे रखा है या LC दे रखा है, जो भी दे रखा है ना, अपन उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। जनरल है, जो नहीं दे रखा उसको हटा दो, तीनों दे रखे हैं तो तीनों लगा दो, R नहीं दे रखा तो R को हटा दो, XL नहीं दे रखा तो XL को हटा दो, C नहीं दे रखा तो XC को हटा दो। ठीक है, तो जो वैल्यू अपन निकालना चाहेंगे वो वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। तो जनरल एक तरह से अपने पास में फॉर्मूला निकल के आ गया कि इस जनरल फॉर्मूले से अपन कोई सी भी वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, अब इसमें कुछ ग्राफ्स और बनते हैं। ग्राफ कैसे बनेंगे वो चीज़ समझना कि जरूरी तो नहीं है कि एक्सएल ही हमेशा एक्सी से ज़्यादा हो, ऐसा जरूरी नहीं है, एक्सी भी ज़्यादा हो सकता है एक्सएल से। ठीक है, तो अपन फिर डिफरेंट कंडीशन के लिए 3 तरह के ग्राफ बनते हैं। तो तीनों तरह के ग्राफ्स की अपन बात करते हैं कि वो ग्राफ किस तरह से बनेंगे। ठीक है, तो अब आगे देखो, इसको इरेज कर दें, कुछ नोट करना है तो नोट कर लेना, स्क्रीन को पॉज करके, बाकी अपन आगे इसको देखते हैं क्या है। तेरे जैसा चलिए अब देखो ग्राफ्स अपन बनाते हैं। ग्राफ में मैंने पहले फर्स्ट ये मान लिया, फर्स्ट ग्राफ अपन बनाते हैं
कि जब एक्सएल की वैल्यू ज़्यादा होगी एक्ससी से, यानी कि वी नोट एल की वैल्यू ज़्यादा होगी वी नोट सी से, ठीक है। तो उस टाइम पे अपना ग्राफ कैसा बनेगा और किसके बीच में अपन को ग्राफ बनाना है वो समझना। अब वही आई नोट और अपन को वी नोट एल वी नोट सी के बीच में ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करना क्या है। जैसे मान लो ये मैंने एक्स एक्सिस मान ली, ये वाली, ठीक है। किसी टी टाइम पे मैंने मान लिया कि करंट जो है वो यहाँ पहुँच गई आई नोट, तो वी नोट आर भी यहीं पहुँच जाएगा। रेजिस्टेंस और करंट तो सेम फेज में होते हैं, पोटेंशियल और ये एंगल अपन ने मान लिया टी टाइम पे, उसने कितना एंगल बना लिया ओमेगा टी बना लिया। अब समझो अपन बोलते हैं वी नोट आर से 90 डिग्री आगे की तरफ तो क्या होगा वी नोट एल होगा, ठीक है। यानी कि आई नोट से 90 डिग्री आगे तो कौन होता है वी नोट एल होता है। ये वी नोट एल आ गया वी नोट एल, ठीक है। थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं, बन नहीं पाएगा नहीं तो। इसको मैंने मान लिया कितना आ गया वी नोट, चलो पूरा ही बना लो। ये कितना आ गया मान लो वी नोट एल आ जाएगा, ठीक है। और वी नोट सी जो होगा वो इससे 90 डिग्री पीछे की तरफ बनेगा, ठीक है। आई नोट से वी नोट सी क्या होता है 90 डिग्री पीछे की तरफ बन जाएगा। ये मैंने मान लिया वी नोट सी मैंने छोटा बनाया है, वी नोट एल मैंने बड़ा बनाया है। तो दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा, दोनों का रिजल्टेंट आएगा इधर की तरफ, जिसको अपन क्या बोलेंगे वी नोट एल माइनस वी नोट सी आ जाएगा। तो ये तो वी नोट एल है, ये वी नोट एल माइनस वी नोट सी। अपन को रिजल्टेंट निकालना है किसका ई नोट का, ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट निकाल लो। अब रिजल्टेंट में कहाँ दिक्कत आ रही है, ट्राइंगल बनाओ एक तरह का ये, ठीक है। एक रेक्टेंगल बना दो सॉरी, ठीक है। ये वी नोट आर हो गया, ये वी नोट सी एल माइनस वी नोट सी हो गया। तो इनका रिजल्टेंट ये वाला आ गया। ये कितना आ गया ई नोट, और ये ई नोट कितना हो जाएगा रूट में वी नोट आर का स्क्वायर प्लस वी नोट एल माइनस वी नोट सी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये अपने पास में रिजल्टेंट आ जाएगा। और ये आई नोट और इसने कितना एंगल बना रहा था, फेज डिफरेंस कितने का था 5 का, ठीक है। ये ग्राफ बनता है तब जब एक्सएल की वैल्यू एक्सी से ज़्यादा हो। अब ये तो पोटेंशियल के बीच में बनाया, अपन एक्सएल और एक्सी के बीच में बना सकते हैं। कैसे कि जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस मैंने मान ली और ये तो रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो एक्सएल जो होगा उससे 90 डिग्री ऊपर की तरफ जाएगा, ये अपना एक्सएल हो गया मान लो, ठीक है। एक्ससी जो होगा वो उससे 90 डिग्री पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना एक्ससी हो गया मान लो। फिर अपन बोल रहे हैं एक्सएल की वैल्यू एक्ससी से ज़्यादा है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा वो रिजल्टेंट यहाँ कहीं बनेगा, मान लो बन जाएगा यहाँ पे एक्सएल माइनस एक्ससी, ठीक है। तो अब एक्सएल माइनस एक्ससी आ गया और आर आ गया, तो इनका रिजल्टेंट बना दो। इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, ये आएगा जिसको अपन जेड बोलते हैं। और जेड क्या हो जाएगा रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये एंगल कितना हो जाएगा 5। समझ में आ रही चीज़। ये तो फर्स्ट कंडीशन है जब वी नोट एल की वैल्यू वी नोट सी से ज़्यादा है। अब सेकंड कंडीशन में बनाएंगे वी नोट सी की वैल्यू यदि वी नोट एल से ज़्यादा। अच्छा ऐसा यदि होता है तो अब इसमें क्या होगा, यदि वी नोट एल वी नोट सी से ज़्यादा है तो क्या हो रहा है, देखो ईएमएफ जो होता है वो करंट से फाई एंगल से आगे है। और अपन जानते हैं कि इंडक्टर ज़्यादा होता है तो पोटेंशियल आगे होता है, तो पोटेंशियल जो है वो करंट से फाई एंगल से आगे है। और दूसरा सर्किट जो होता है उसमें सी का इफेक्ट खत्म हो गया, किसने खत्म कर दिया एल ने। तो जब सी का इफेक्ट ही खत्म हो गया तो सर्किट किस तरह से बिहेव करेगा, तो इस कंडीशन में सर्किट जो होता है वो आरएल सर्किट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि सी का इफेक्ट जो है वो खत्म कर दिया, ठीक है। अब सेकंड केस अपन बात करते हैं, ये तो फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस अपन बोलते हैं जब वी नोट सी की वैल्यू ज़्यादा हो वी नोट एल से, या फिर एक्स सी की वैल्यू ज़्यादा हो एक्स एल से, ठीक है। ऐसा हो तो क्या होगा, तो सर्किट तो किस तरह से बिहेव करेगा, आरसी सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अब ग्राफ बनाते हैं, देखो ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ को देखना, अच्छा ग्राफ बनता है इसका थोड़ा सा। ये तो अपनी एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है। ये अपन ने मान ली किसकी लाइन है आई नोट की मान ली, और ये मैंने मान लिया क्या है वी नोट आर है मान लिया, और ये एंगल अपन ने मान लिया ओमेगा टी है, ठीक है। अब अपन बोलते हैं उससे 90 डिग्री आगे की तरफ तो होता है वी नोट एल, ठीक है। तो ये 90 डिग्री आगे की तरफ तो क्या हो गया वी नोट एल हो गया, और 90 डिग्री पीछे की तरफ होता है वी नोट सी। तो 90 डिग्री पीछे की तरफ अपन ने क्या बना दिया वी नोट सी। अब मैंने वी नोट सी की लाइन देखो थोड़ी लंबी बनाई है वी नोट सी की लाइन थोड़ी लंबी बनाई है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा वी नोट सी और वी नोट एल का, वो अब किधर की तरफ आएगा नीचे की तरफ, क्योंकि वी नोट सी ज़्यादा है। तो ये रिजल्टेंट आ जाएगा मान लो वी नोट सी माइनस वी नोट एल आ जाएगा। अब अपने पास एक तो ये बन गया और एक वी नोट आर बन गया, तो इनका रिजल्टेंट निकाल लो बस। इनका रिजल्टेंट कैसे बन जाएगा अपना, इनका रिजल्टेंट जब निकालेंगे
तो इस तरह से वही एक ट्राइंगल बनेगा ऐसा, ठीक है, ये बन गया। अब इसका रिजल्टेंट ये आ जाएगा, तो ये जो आएगा इसका ये अपना रिजल्टेंट आ जाएगा कौन सा, ई नोट, और ई नोट क्या हो जाएगा, वी नोट आर का स्क्वायर प्लस वी नोट एल माइनस वी नोट सी का होल स्क्वायर। समझ में आ रही चीज़, ये अपना रिजल्टेंट आ जाएगा। और करंट और ईएमएफ के बीच में जो एंगल बनेगा ये वाला, ये एंगल कितना होगा, फाई हो जाएगा। अब समझो इस चीज़ को, अब इसमें भी क्या हो रहा है, देखो इसमें करंट जो होती है वो आगे है ईएमएफ से, कितने एंगल से, फाई एंगल से, ये अपन जानते ही हैं। जब कैपेसिटर का इफेक्ट आता है तो ईएमएफ जो होता है वो पीछे ही होता है और करंट जो है वो आगे ही होती है, ठीक है। तो ये ग्राफ बनता है इसमें अपने प्योर जब एस सी की वैल्यू ज़्यादा होती है, फिर अपन वो वाला ग्राफ बनाते हैं आर वाला। तो ये मान लो आर है, ये मान लो अपना क्या है, इसको कम बना लो, अब ये अपना एक्सएल है, ठीक है, ये मान लो ये अपना एक्स सी है। तो इनका रिजल्टेंट जो बनेगा वो नीचे की तरफ आएगा, वो आ जाएगा मान लो एक्स सी माइनस एक्सएल आ जाएगा इस तरह से, और ये आर है, ठीक है, इस तरह से। तो इनका रिजल्टेंट जो बनेगा वो ये वाला बनेगा जेड, और जेड क्या हो जाएगा, रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, और ये एंगल कितना हो जाएगा, फाइव, ठीक है। ये जेड के लिए अपना ग्राफ बन जाएगा, बन गया। अब लास्ट अपने पास में आता है जब दोनों आपस में बराबर हो तो क्या होगा, यानी कि एक्सएल इक्वल्स टू हो एक्स सी के, समझ में आ रही चीज़, यानी कि ओमेगा एल इक्वल्स टू हो ओमेगा सी के, ठीक है, ओमेगा एल इक्वल्स टू किसके हो, ओमेगा सी के। अब आप रिकॉर्डिंग चेक कर लो, रिकॉर्डिंग हो रही है ना सही से, हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है, चलो। तो ओमेगा एल इक्वल्स टू किसके होगा, सॉरी ओमेगा सी नहीं होगा, 1 अपॉन ओमेगा सी, एक्स सी का होता है 1 अपॉन ओमेगा सी, ठीक है। अब देखो इसमें तो सिंपल सा ग्राफ है, कुछ है ही नहीं ऐसा। ये तो क्या है अपने पास में एक्स एक्सिस है, बन गई एक्स एक्सिस। यहाँ अपना क्या हो गया, यहाँ तो क्या होता है आई नोट, और यहाँ क्या हो जाएगा वी नोट आर। तो इससे 90 डिग्री ऊपर की तरफ तो क्या होगा वी नोट एल, और 90 डिग्री पीछे की तरफ क्या होगा वी नोट सी। दोनों आपस में इक्वल होंगे तो रिजल्टेंट भी यही बनने वाला है, रिजल्टेंट यही आएगा। तो दोनों जब आपस में इक्वल होंगे तो ये दोनों एक दूसरे कैंसिल आउट कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे तो रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर की तरफ ही आएगा ई नोट। यानी कि आई नोट और ई नोट क्या होंगे, सेम फेज में होंगे। आई नोट और ई नोट सेम लाइन पर है तो दोनों सेम फेज में हैं, यानी कि दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 0 का हो जाएगा। सेकंड केस में अपन बोलेंगे वही, ये तो मान लो अपना आर है, ठीक है, ये अपना एक्सएल है और ये अपना एक्ससी है, ठीक है। दोनों आपस में इक्वल होंगे तो रिजल्टेंट भी अपना इधर ही आएगा जेड, और जेड किसके इक्वल हो जाएगा, आर के। ये जेड की मिनिमम वैल्यू होती है, क्यों हो जाएगा मिनिमम आर, क्योंकि जेड का फॉर्मूला क्या हुआ करता था, रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। जब दोनों आपस में इक्वल हो गए तो रूट आर स्क्वायर बच गया, तो जेड इक्वल टू क्या हो गया, रूट आर का स्क्वायर यानी कि आर। तो जेड मिनिमम क्या हो जाएगा, आर, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ये तो सिंपल सा ग्राफ है कि ई नोट और आई नोट सेम फेज में होंगे, फेज डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो ये अपना फेजर मेथड से जो है वो अपना एलसीआर सर्किट जो है, सीरीज एलसीआर सर्किट, वो अपना कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अपन इसका देखेंगे एनालिटिकल मेथड। अब इसमें कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, कोई ग्राफ्स अच्छे बने हैं इसके अंदर, बस ग्राफ बनाना अपन को आना चाहिए, बस ये देखना है कि कौन आगे है कौन पीछे है, वो पता रहेगा तो फिर अपना इजीली ग्राफ बन जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर। तो अब ऐसे पढ़ते रहो, मजे करते रहो, ठीक है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।